आज का पहला प्रश्न है, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक। देखिए, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका प्रयोग उस जगह किया जाता है जहां प्रशीतक अर्थात कूलिंग सिस्टम का अभाव रहता है या खाद्य पदार्थ, फल, आइसक्रीम आदि को संरक्षित करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो यहां पर सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का, ए वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु गति प्रारंभ करते हैं, द्रव्यमान रहित हो जाते हैं, प्रकाश उत्सर्जन प्रारंभ करते हैं या गति रोक देते हैं। देखिए, परम शून्य ताप का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस या इसके नियर बाई का तापमान, यानी इससे नीचे या इसके नियर बाई का जो तापमान होता है उसको परम शून्य ताप के रूप में जाना जाता है। परम शून्य ताप वह ताप होता है जहां पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य पर गैस के अणु अपनी गति पर विराम लगा देते हैं, यानी गति रोक देते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का, डी वाला, यानी गति रोक देते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु समान रहता है, बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। देखिए, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। पहाड़ के ऊपरी भाग पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम हो जाता है और भोजन जो है देर से पकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का, डी। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु ये बढ़ जाता है, और जब दाब कम हो जाता है तो जल का क्वथन बिंदु ये भी कम हो जाता है। तो आपका सही आंसर होगा तीसरे का, डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, सही कथन का चयन कीजिए। मिश्रण समांगी होते हैं। एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। देखिए, मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना। तो मिश्रण समांगी हो सकता है या फिर विषमांगी भी हो सकता है। तो मिश्रण समांगी होते हैं। तो देखिए, यहां पर यह बात गलत हो जाएगी। ये कहना यहां पर सही नहीं होगा कि मिश्रण समांगी ही होते हैं। समांगी भी हो सकते हैं या फिर विषमांगी भी हो सकते हैं। तो समांगी कब होंगे? समांगी तब होंगे जब दोनों ही पदार्थ बराबर मात्रा में मिले हों। विषमांगी कब होंगे? जब पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात ना हो, यानी कोई पदार्थ ज्यादा है कोई कम है, तो विषमांगी मिश्रण बोला जाएगा। तो मिश्रण समांगी होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो आपका ए वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं, यह भी जरूरी नहीं है कि एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित हो, ये जरूरी नहीं है। यानी विषमांगी में अगर ऐसा होगा तो विषमांगी में जो घटक हैं वो नियम अनुपात में उपस्थित नहीं होंगे। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। देखिए, मिश्रण को पृथक करने की आपने क्लास 6 की जो किताब है साइंस वाली, वहां पर विधियां पढ़ी हैं। तो यहां पर यह भी कहना गलत हो जाएगा कि मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। आपने वहां पर कई सारी विधियां पढ़ी हैं इसको अलग करने की। तो यहां पर आपका सी वाला कथन यह भी गलत हो जाएगा। डी वाला जो कथन है कि एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। देखिए, किसी मिश्रण का गुणधर्म उनके अवयवों के समतुल्य होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं और इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ये बात आप लोग जान चुके हैं। तो यहां पर आपका डी वाला कथन सही है कि एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। तो यहां पर आपका डी वाला कथन सही होगा। तो सही आंसर है चौथे का, डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है। जल वाष्प में बदल जाता है, बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, एक नियम है और वो नियम आपने पढ़ा होगा, ला-शाते नियम। तो ये ला-शाते नियम है। तो ला-शाते लिए, पूरा नाम जो है ला-शाते लिए है, मैं ला-शाते लिख गया यहां पर, ला-शाते लिए नियम बोला जाता है। तो ला-शाते लिए के नियमानुसार साम्यावस्था पर बाहरी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तथा बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, तब दाब का इस प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का, डी, यानी कोई प्रभाव
कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। छठवां प्रश्न है आपका, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा। देखिए ऊर्ध्वपातन आप जानते होंगे, जब एक पदार्थ, वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, एक पदार्थ सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, बीच की जो द्रव अवस्था होती है इसमें गायब हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्ध्वपातज, जो ऊर्ध्वपातज है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा है, कपूर आपका जो है इसी प्रकृति का माना जाता है। अगर कपूर को आप वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ये जब गर्म किए जाते हैं तब ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और कपूर भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इसकी अशुद्धि दूर करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का ए वाला, यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा। 7वां प्रश्न है आपका, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी प्रभाव, वितरण, परासरण। देखिए वायुमंडल में धूल के कण हमेशा गतिशील रहते हैं और वे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते रहते हैं और इस गति को ब्राउनी प्रभाव कहा जाता है। ये सवाल जो है एसएससी में पूछा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का बी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण, वसंतीकरण, खमीरीकरण या रैटिंग। दूध का दही में परिवर्तित होने की जो क्रिया है इसको खमीरीकरण बोलते हैं, यानी यह क्रिया खमीरीकरण कहलाती है। और यह क्रिया जो है कुछ जीवाणुओं की मदद से होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला, यानी खमीरीकरण। 9वां प्रश्न है आपका, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाई जाते हैं, वायु मिश्रण, क्लोरीनीकरण, निस्यंदन। निस्पंदन लिखा हुआ, निस्यंदन है ये, ठीक है, निस्पंदन नहीं है बल्कि निस्यंदन है ये। चूना सोडा उपचार। देखिए यहां पर पानी से लोहा की बात करें तो क्लोरीकरण की प्रक्रिया से जल में से लोहा तथा मैग्नीज का निष्कासन किया जाता है। तो यह प्रोसेस जो है क्लोरीनीकरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। ये सेल्सियस है, से के पीछे बिंदी नहीं लगी हुई है, ये सेल्सियस लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। तो देखिए यहां पर बात करें जल कब वाष्पीकृत नहीं होगा, जल तब वाष्पीकृत नहीं होगा जब वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता बहुत ज्यादा हो। यानी आर्द्रता अगर वायुमंडल में 100% होगी, जल का वाष्पीकरण नहीं होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता मौजूद होती है और इसी वजह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सूख पाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में अधिकांश प्रश्न ऐसे थे जो एसएससी या फिर किसी एक दिवसीय एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, ये सीरीज आप मिस ना करें। पीसीएस तो सीरीज का नाम है केवल, देखिए पीसीएस तो मैंने नाम रखा है। ये सीरीज जितने भी आपके एक दिवसीय एग्जाम है उन सब के लिए सहायक है। और ये बात मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं, बार बार रिपीट भी कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपका ही ये दुर्भाग्य है। तो मेरी तो आप सबसे गुजारिश यही है कि आप इस सीरीज को, लगभग 7 या 8 मिनट की सीरीज होती है, इसको मिस बिल्कुल ना करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।